वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं आपके लिए एक मिस्ट्री वाली मूवी जो मजा आने वाला है आपको। हाल ही में रिलीज हुई है सेकंड केस ऑफ सीताराम। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक शहर दिखाया जाता है जहां कुछ महीनों से हत्या की वारदात काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और साथ ही उस शहर में हर जगह सिर्फ उस खूनी की बातें चल रही थी जो कि लोगों को बड़ी बेरहमी से मार रहा होता है। शहर के लोगों में तो इतना डर बैठ जाता है कि क्या करें। धीरे धीरे ये खबर सभी न्यूज चैनल्स में भी फैल जाती है और यहाँ तक कि दोस्तों उस शहर के सभी लोग पुलिस ऑफिसर्स पर भी सवाल उठाते हैं कि ये कर क्या रहे हैं, क्योंकि अभी तक कोई भी उस खूनी का जरा सा भी कुछ पकड़ नहीं पाया। अब हम उस शहर के कमिश्नर को देखते हैं जो इस केस की सारी जिम्मेदारी सीताराम नाम के एक ईमानदार और बढ़िया पुलिस ऑफिसर के हाथों सौंप देता है। तो सीताराम भी कमिश्नर के कहने पर खूनी को पकड़ने के लिए पूरी जोर पे लग जाता है। मगर दोस्तों सीताराम ये बात नहीं जानता कि उस खूनी को इतना आसानी से नहीं पकड़ा जा सकता कभी भी। थोड़े टाइम के बाद हम सीताराम को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में बड़ा निराश बैठा हुआ है और तभी हमें पास्ट में सीताराम के परिवार के बारे में दिखाया जाता है। काफी सालों पहले की बात है, वो अपने परिवार के साथ एक छोटे से गाँव में रहा करता था। अब आइए देखते हैं क्या होता है। तो एक दिन सीताराम की बड़ी बहन सीमा को श्याम नाम के एक लड़के से प्यार हो जाता है। मतलब एक दिन तो नहीं होता लेकिन एक टाइम की बात है और श्याम भी उससे बहुत प्यार करता है। दोनों एक दूसरे से इस हद तक प्यार करते हैं कि शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन दिक्कत ये थी जैसे ये बात सीताराम के पापा को पता चलती है तो वो अंदर से बड़े गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि सीताराम के पापा को श्याम बिल्कुल भी पसंद नहीं था अपनी बेटी के लिए और इसीलिए उसके पापा अपनी बेटी को भी समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि बेटा कोई दूसरा लड़का देख ले। नहीं, इसके बावजूद सीमा अपने पापा की एक भी बात नहीं मानती और दोस्तों आखिर में सीमा घर से भागकर श्याम के साथ शादी कर लेती है। फिर शादी के कुछ महीनों के बाद जब सीमा अपने माँ बाप से मिलने के लिए घर वापस आती है तो वहाँ सीमा के पापा सीमा को अपने घर में लेने से बिल्कुल मना कर देते हैं। बेचारी सीमा मन ही मन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और उसके बाद वो चली जाती है, कभी भी मुड़कर अपने घर नहीं आती। आगे आ जाइए, 20 साल के बाद सीताराम की मुलाकात दोबारा सीमा से होती है, पर इस बार सीमा सीताराम को इग्नोर करके चली जाती, बिल्कुल जैसे कि कोई जान पहचान ही ना हो, क्योंकि सीमा के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि मुझे अपने परिवार के किसी भी सदस्य से बातें नहीं करनी। अब दोस्तों हम प्रेजेंट में माया नाम की एक औरत को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में साफ सफाई का काम करती है। साथ ही सीताराम भी माया को अपनी माँ जैसा मानता है। मगर क्या होता है कि एक दिन अचानक से माया की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, जिस वजह से माया काम पर जाना बंद कर देती है और फिर कुछ दिनों के बाद सीताराम को खबर मिलती है कि माया की मौत हो चुकी है। सीताराम को भी बहुत दुख होता है क्योंकि माँ जैसी थी उसकी वो। डॉक्टर्स बताते हैं कि इलाज के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर अगले दिन सीताराम माया के बेटे शिव से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है तो शिव बेचारा पूरी तरह टूट चुका था माँ के मरने पर। फिर सीताराम उसको हौसला देता है कि देखो लाइफ में आगे बढ़ो, आगे बढ़ते रहना चाहिए, जो हो गया सब भगवान की मर्जी से हो गया। इस तरह उसको समझाने के बाद सीताराम वापस अपने घर पर आ जाता है। अब अगले दिन की बात है दोस्तों, पुलिस स्टेशन में नेहा नाम की एक औरत अपने पति के गुम हो जाने की रिपोर्ट लिखवाने आती है। वो सीताराम से कहती है कि मेरे पति राहुल अचानक से पता नहीं कहाँ गायब हो गए। तो सीताराम भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर कहाँ गायब हो गया होगा ऐसे। तो जब इस बारे में वो नेहा से बात करता है, मतलब और चीजों के बारे में पूछता है, तो उसी समय एक पुलिस ऑफिसर कॉल करके सीताराम को बताता है कि सर हमें जंगल में एक आदमी की लाश मिली है। सीताराम ये सुनते ही जल्दी से क्राइम स्पॉट पे जाने लग जाता है कि हो ना हो कहीं ये लाश राहुल की हो। और वो सच होता है दोस्तों, वो लाश किसी और की नहीं बल्कि उसके पति राहुल की होती है। साथ ही राहुल के शरीर पर भी काफी गहरे निशान होते हैं। तो सीताराम ये देखकर थोड़ा आश्चर्य में होता है कि ये तो मर्डर लग रहा है। बेचारी नेहा की तो हालत सही नहीं थी अपने पति को देखकर, वो तो एक तरफ से बिल्कुल बेहोश हो चुकी थी। थोड़े टाइम के बाद सीताराम राहुल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और पोस्टमार्टम में पता चलता है कि राहुल की मौत कोई हादसा नहीं थी बल्कि कोई सोची समझी साजिश थी। लेकिन कोई भी ये बात नहीं जानता था कि राहुल की मौत के पीछे किसका हाथ है। तो सीताराम के लिए अब बड़ी दिक्कत हो गई। एक तो उसको उस खूनी के बारे में पता लगाना है जो ऑलरेडी गांव में हत्या कर रहा है, शहर में हत्या कर रहा है, और एक अब ये हो गया इसकी हत्या किसने की ये भी नहीं पता। तो सीताराम को खूनी को पकड़ने का कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा होता है फिलहाल तो। इसी बीच दोस्तों हमें रघु नाम के आदमी के बारे में दिखाया जाता है जो कि अपने घर में किसी आदमी को बड़ी बेरहमी से मार रहा है और मार भी ऐसे रहा है कि चाकू से मार मार कर बिल्कुल उसकी जान ले लेता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या पता ये रघु ही वो किलर हो, पता नहीं, देखते हैं। दूसरी तरफ हम सीताराम को देखते हैं जो कि नेहा के घर पर उसके पति को आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए गया होता है। वो देखता है कि नेहा के बच्चे भी बहुत उदास बैठे हुए होंगे, यार पिताजी की मौत हो गई है। सीताराम को उन पर बड़ा तरस आता है कि अब इनको कौन पालेगा, लेकिन वो चाहकर भी अब मदद नहीं कर पाता ना, आखिर किस किस की मदद करेगा ऐसे तो जब वो उसके घर से जाने वाला होता है, मतलब नेहा के घर से, तभी एक पुलिस ऑफिसर सीताराम से आकर कहता है कि सर हमें मुकेश नाम के एक आदमी की लाश पड़ी हुई मिली है। सीताराम फिर से शॉक कि एक और लाश। इस तरह दोस्तों एक के बाद एक मौतें लगातार होती जा रही थी, पर अभी तक पुलिस को उस खूनी के खिलाफ जरा सा भी कोई सबूत नहीं मिलता। सीताराम की टेंशन और बढ़ जाती है। अब अगले दिन सीताराम सभी पुलिस ऑफिसर से कहता है कि देखो बहुत देर हो गई है, कैसे भी करके उस खूनी को रोकना होगा, नहीं तो और दिक्कत हो जाएगी। उसका पता लगाने के लिए जल्दी से कुछ करो। तो लग जाते हैं सभी ऑफिसर्स खूनी की तलाश में। जो भी क्लू मिलता है
उसके पीछे चल पड़ते हैं सभी, मगर काफी कोशिश करने के बाद भी उनके हाथों कुछ लगता नहीं दोस्तों। अब अगले दिन की बात है, जब सीताराम एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहा होता है। उसी समय रघु सीताराम से मिलने के लिए उसके पास आता है। और दोस्तों असल में रघु एक जरूरी काम से सीताराम से मदद मांगने के लिए आया होता है। वो कहता है कि सर, मेरी बेटी को एक लड़का बहुत ही परेशान कर रहा है और सिर्फ आप ही उस लड़के को सबक सिखा सकते हो। तो सीताराम भी इस मामले में रघु की मदद करने का फैसला करता है, क्योंकि सीताराम हर बेसहारा आदमी की मदद करता है, ऐसा उसका बिहेवियर है। और यहाँ पे कुछ और देर बात करने के बाद रघु अपने घर वापस चला जाता है। तो रघु के जाते ही सीताराम को एक ऑफिसर के जरिए मुकेश के फ्रेंड मोहन के बारे में पता चलता है, जिसकी बीवी एक म्यूजिक क्लास चलाया करती है। और साथ ही मुकेश की बेटी भी मोहन के घर पर हमेशा म्यूजिक सीखने के लिए जाती थी दोस्तों। अब ये सब बातें जानने के बाद सीताराम को लगता है कि जरूर मोहन को मुकेश के बारे में कुछ न कुछ तो पता होगा ही, जिस वजह से वो निकल पड़ता है पूछताछ करने के लिए उसके घर पर। उधर मोहन सीताराम से कहता है कि सर, कुछ दिन पहले मुकेश मेरे पास 50,000 रुपए मांगने के लिए आया था, लेकिन मेरे पास उतने पैसे थे नहीं, तो वो निराश होकर चला गया। और दोस्तों फिर हम देखते हैं कि उसी के कुछ दिनों के बाद मुकेश की कुछ लोगों के साथ रास्ते पर लड़ाई हो जाती है। यहाँ तक कि ये सारी लड़ाई सीसीटीवी फुटेजेस में कैप्चर हो जाती है। अब फुटेजेस देखने के बाद सीताराम अपने ऑफिसर्स को कहता है कि जल्दी पता लगाओ कौन कौन लड़ रहे थे वो लोग, मतलब जिनसे मुकेश की लड़ाई हुई थी। फिर हम आगे देखते हैं स्वामी नाम के एक शराबी आदमी को। और जब स्वामी एक जंगल में अकेले बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है, तभी स्वामी को अपने पीछे से कुछ अजीबोगरीब आवाज आती है दोस्तों। स्वामी बिल्कुल हैरान हो जाता है अंदर से। जैसे स्वामी उस आवाज के पास जाता है ना, इतने में अचानक से एक आदमी स्वामी के ऊपर हमला कर देता है और आखिर में वो स्वामी को मारकर उसकी जान ले लेता है। कौन है यार ये आदमी, पता लगाते हैं दोस्तों। अगले दिन सीताराम अपने ऑफिस में कुछ काम कर रहा होता है और इतने में रघु सीताराम से मिलने के लिए उसके ऑफिस में आता है। तो यहाँ रघु सीताराम को रौनक नाम के एक लड़के की फोटो दिखाते हुए कहता है कि सर, यही वो लड़का है जो मेरी बेटी को परेशान कर रहा है। तो सीताराम भी रौनक की तस्वीर को अपने पास रख लेता है कि चलो इसको देखता हूँ मैं। तो रघु को भी अंदर से सुकून मिलता है कि चलो मेरे साथ कोई तो है। लेकिन उसी समय कुछ ऑफिसर्स सीताराम के पास भागते भागते आते हैं और कहते हैं कि सर, हमें जंगल में स्वामी नाम के आदमी की लाश पड़ी हुई मिली है। बस फिर क्या था, सीताराम जाता है क्राइम स्पॉट पे। स्वामी को मरा हुआ देखकर वो फिर से हैरान, क्योंकि जो भी खूनी है उसने स्वामी को भी वैसे ही मारा जैसे बाकी लोगों की मौत हुई। तो सीताराम इस सोच में पड़ जाता है कि आखिर इन मौत के पीछे वजह क्या है, क्यों कर रहा है ये खूनी ये सारी चीजें। लेकिन काफी जांच पड़ताल करने के बाद सीताराम को उस क्राइम स्पॉट पर एक जंग लगी गाड़ी के टुकड़े मिलते हैं पड़े हुए, जिसे पुलिस वाले एविडेंस के तौर पे अपने पास रख लेते हैं। अगले दिन फिर से सीताराम टेंशन में बैठा होता है अपने ऑफिस में। तभी वो देखता है कि उसकी गन अचानक से कहीं गायब हो गई है, पता नहीं कौन ले गया। वो उसे ढूंढने की काफी कोशिश करता है, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उसे गन नहीं मिलती। और यहाँ पर पता चलता है कि उसकी गन किसी और ने नहीं बल्कि रघु ने चुरा ली थी। हाँ दोस्तों, असल में जब सीताराम रघु से बात कर रहा था ना, उसी वक्त सही मौके को देखकर रघु चुपके से उसकी गन चुरा लेता है, लेकिन इस बारे में सीताराम को बिल्कुल भी खबर नहीं होती। दूसरी तरफ हम सीताराम को देखते हैं जो कि अपने पुलिस स्टेशन के सभी गुंडों को बहुत मार रहा होता है, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा होता है। उसको ये भी लगता है कि जरूर इन्हीं गुंडों में से किसी ने गन चुराई होगी। वो सभी गुंडों से बार बार गन के बारे में पूछ रहा होता है, पर कहाँ, जब उन पे गन है ही नहीं तो कहाँ से मिलेगी। सीताराम और परेशान। इसी बीच एकदम से उसको रौनक के बारे में याद आता है। दोस्तों, रौनक वही लड़का है जिसके बारे में रघु ने सीताराम से कंप्लेंट की थी, और इसलिए सीताराम अपने कांस्टेबल को जल्दी से रौनक का पता लगाने के लिए कहता है। मगर वो कांस्टेबल रौनक की फोटो देखकर बड़े शौक में चला जाता है। फिर पता चलता है कि रौनक को गुम हुए तो 3 महीने हो चुके हैं। यहाँ तक कि रौनक की माँ ने तो अपने बेटे के गुम हो जाने की कंप्लेंट भी लिखवाई है। तो जैसे ही सीताराम को ये बात पता चलती है, वो भी अलग शौक हो जाता है कि हो क्या रहा है, कोई गुम हुआ इंसान किसी लड़की को कैसे परेशान कर सकता है। जिस वजह से इस बारे में पूछताछ करने के लिए वो रौनक की मॉम को पुलिस स्टेशन में बुलाता है। तो रौनक की मॉम के जरिए पता चलती है ये बातें कि रौनक तो 3 महीने पहले अचानक से कहीं गायब हो गया था। वहीं रौनक की मॉम भी सीताराम को कुछ ऐसा बताती है ना आगे, जिसको सुनकर सीताराम के होश उड़ जाते हैं। असल में रौनक की मॉम सीताराम से ये कहती है कि 3 महीने पहले रघु की बेटी की भी एक हादसे में मौत हो गई थी। साथ ही रघु अपनी बेटी की मौत के बाद पूरी तरह से पागल भी हो गया है, जिस कारण रघु को हर तरफ सिर्फ अपनी बेटी की परछाई दिखती है। ये सारी बातें सुनकर सीताराम समझ जाता है कि रघु ने अभी तक मुझसे जो भी बोला झूठ बोला या तो पागलपन में बोला, लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर रघु ने ये सब किया क्यों। अगर वो पागल है तो ठीक है, और अगर पागल नहीं है तो वो ये कर क्यों रहा है। और दोस्तों, इसी सच्चाई का पता लगाने के लिए सीताराम अपने ऑफिसर्स को रघु के ऊपर अच्छे से नजर रखने के लिए कह देता है, जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर्स भी सीताराम के कहे मुताबिक उसके घर पर यानी कि रघु के घर पर कड़ी नजर रखते हैं। और ऐसी एक रात नॉर्मल होता है, रोज की तरह ऑफिसर्स नजर रख रहे होते हैं कि तभी उन्हें वहाँ रघु के घर से कुछ अजीबो गरीब चिल्लाने की आवाज आती है। ऑफिसर्स अलर्ट मोड में आ जाते हैं कि ये हो क्या रहा अंदर, क्योंकि आवाज को सुनकर ऐसा लगता है जैसे रघु किसी को बड़ी बेरहमी से मार रहा हो। अगले दिन जैसे ही ये सारी बातें सीताराम को पता चलती है, तो सीताराम का शक भी दोस्तों यकीन में बदल जाता है। हाँ,
वो सोचता है कि चलो अब रघु के घर पे जाकर ही तलाशी लेनी पड़ेगी। दूसरी तरफ हम घर में रघु को देखते हैं जो कि अंदर से बहुत टेंशन में बैठा हुआ है, पता नहीं जैसे कुछ हो गया हो बहुत बड़ा। तो उसी समय रघु के अंदर वाले कमरे से कुछ आवाज आती है दोबारा से। रघु भागते भागते जल्दी से उस कमरे में जाता है तो कमरे में रघु देखता है कि उसकी बेटी निशा अपने बॉयफ्रेंड रौनक को गले लगा रही है। रघु को तो ये सब देखकर इतना गुस्सा आ जाता है कि क्या बोले, और फिर वो गुस्से में ही रौनक को बहुत बुरी तरह मारने लगता है। आखिर में रघु रौनक को मार मार कर उसकी जान ले लेता है। दोस्तों थोड़ी देर के बाद ये क्लियर हो जाता है कि ये सब उसका वहम था, उसने सिर्फ अपने दिमाग में इमेजिन करके रखा हुआ था। असल में तो दोस्तों 3 महीने पहले रघु के घर में बिल्कुल ऐसी ही घटना हुई थी, जहां रघु ने गुस्से में आकर रौनक को जान से मार दिया था। लेकिन रौनक को मारने के बाद भी रघु उसकी लाश को अपने घर में छुपा देता है, जिस वजह से किसी को भी रघु के ऊपर जरा भी शक नहीं हुआ। थोड़े टाइम के बाद हम सीताराम को देखते हैं जो कि रघु के घर पर उसकी तलाशी करने के लिए आ गया है। अब अचानक से सीताराम को घर में देखकर रघु तो थोड़ा डर जाता है, हैरान होता है। उसको इस बात का डर होता है कि अगर रौनक के बारे में कहीं चीजें पता चल गई तो मैं तो गया काम से। इसीलिए वो सीताराम को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन दोस्तों इस चीज का सीताराम के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। पुलिस वाला है यार, वो तो लेता है बढ़िया तरीके से घर की तलाशी। तभी सीताराम को रघु के घर में रौनक की लाश पड़ी हुई दिखाई देती है। वो समझ जाता है कि जरूर रघु ही वो खूनी है जो लोगों को बड़ी बेरहमी से मार रहा है। तो जैसे ही सीताराम रौनक के खून के जुर्म में रघु को अरेस्ट करके लेके जाने वाला होता है, उसी समय रघु पुलिस से बचने के लिए सीताराम के ऊपर ही गोली चला देता है, जिस वजह से सीताराम की हालत बहुत खराब हो जाती है दोस्तों। लेकिन इसके बावजूद मानना पड़ेगा यार, सीताराम कैसे भी करके रघु से लड़ने जाता है और आखिर में रघु को अरेस्ट करके जेल में बंद कर दिया जाता है। अब जो भी हुआ, भले ही सीताराम थोड़ा सा घायल हो गया, लेकिन उसे खुशी है कि खूनी पकड़ा गया, क्योंकि उसको तो लग रहा है कि असली गुनहगार यही है और हमें भी। लेकिन सीताराम ये बात नहीं जानता था कि आगे चलकर उसके साथ कुछ ऐसे होने वाला है जिसके बारे में शायद उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो आगे एक दिन वो पुलिस स्टेशन में काम कर रहा होता है बढ़िया तरीके से अपना, तो एक ऑफिसर आता है और फिर उससे ये बात पता चलती है कि कुछ दिनों से गोपाल नाम का एक कांस्टेबल काम पे नहीं आ रहा है, उसका नंबर भी बंद बता रहा है और ये लोग चाहकर भी उससे बात नहीं कर पाते, पता नहीं कहाँ गया। उसी के कुछ दिनों के बाद पुलिस को गोपाल की लाश मिलती है जंगल में पड़ी हुई। अब गोपाल को मरा हुआ देखकर सीताराम का दिमाग फिर से खराब हो जाता है। वो गुस्से में ठान लेता है कि लगता है असली खूनी अभी भी बाहर है, करना पड़ेगा कुछ इसका। दूसरी ओर गोपाल की मौत की खबर पूरे शहर में फैल जाती है, जिस वजह से सभी लोगों के अंदर फिर से डर का माहौल आ जाता है, क्योंकि अभी तक तो सब यही सोच रहे थे कि रघु असली खूनी है, पकड़ा गया तो अब डर किसका। लेकिन अब जब दोबारा से खून शुरू हो चुके हैं तो भाई डर दोबारा वापस आ गया। पुलिस के पास भी कोई जवाब नहीं होता। अगले दिन सीताराम को देखते हैं, उसे तो कुछ समझ नहीं आता कि अब करूं क्या, किसको पकड़ूं, कहां से लीड लूं। वो इस बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी गोपाल की वाइफ अपनी बेटी के साथ पुलिस स्टेशन में आ जाती है और वो गोपाल की यूनिफॉर्म लेने पुलिस स्टेशन में आई थी। बेचारी ऑलरेडी सदमे में थी अपने पति की मौत से, तो कुछ बहकी बहकी बातें भी करती है। तो ये लोग भी उसको यूनिफॉर्म दे देते हैं और वो यूनिफॉर्म लेकर जा ही रही होती है कि इतने में उसकी यूनिफॉर्म से एक पेपर नीचे गिरता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो पेपर गोपाल की बेटी के म्यूजिक क्लास का है दोस्तों। पेपर देखने के बाद तो गोपाल की वाइफ अंदर से बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि दोस्तों गोपाल को अपनी बेटी का म्यूजिक क्लास जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसीलिए गोपाल की वाइफ भी उस पेपर को वहीं फेंक कर वहां से चली जाती है। घर घर की कहानी है, क्या करें। तभी उस पेपर को देखकर सीताराम को अचानक से एक बात याद आती कि अभी तक जितने भी लोगों की मौतें हुई हैं, उन सभी की बेटी म्यूजिक सीखने के लिए म्यूजिक क्लास जाती थी। बस मिल गया क्लू दोस्तों। सीताराम समझ जाता है कि जरूर उस खूनी के कोई संबंध है म्यूजिक क्लास से या म्यूजिक से। अगले दिन वो अपने ऑफिसर्स के साथ उस म्यूजिक क्लास में पूछताछ करने के लिए जाता है, वहीं पे जहाँ वो सभी पीड़ित परिवार की लड़कियां म्यूजिक सीखने जाती थी। तो वो वहाँ की टीचर से उन सभी लड़कियों की डिटेल्स अपने पास रख लेता है, जो भी वहाँ पे म्यूजिक सीखने आया करती थी और जो आ रही हैं फिलहाल उन सभी की भी। और वो ये इसीलिए करता है ताकि अगला कोई खून हो तो हमें थोड़ा बहुत सतर्कता रहे। थोड़े टाइम के बाद दोस्तों सीताराम वो सभी डिटेल्स को लेने के बाद अपने ऑफिसर्स के साथ वापस पुलिस स्टेशन आ जाता है। तो रास्ते में क्या होता है ना, जाते समय वो अपने ऑफिसर्स को उन सभी क्राइम स्पॉट पे जाकर तलाशी करने के लिए कहता है जहाँ अभी तक लोगों की मौतें हुई है। उसे इस बात की उम्मीद है कि जरूर वहाँ पे एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, क्या पता कुछ मिल जाए। तो इस तरह सभी ऑफिसर्स टीम में बंटकर अलग अलग क्राइम स्पॉट पे चले जाते हैं। लेकिन यार काफी ढूंढने के बाद भी कोई सबूत हाथ नहीं लगता। अब सीताराम फिर से परेशान हो जाता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। अंदर तो वो बिल्कुल दृढ़ता से बना हुआ है कि पकड़ के रहूंगा खूनी को। तो वो दोबारा से सभी पीड़ित परिवारों के घर पर जाकर पूछताछ करने जाता है। अब पूछताछ करने पर उसे उन सभी लोगों के घर पर एक वीणा रखी हुई दिखाई देती है। सीताराम काफी ज्यादा शॉक में हो जाता है, क्योंकि आखिर एक जैसी वीणा सभी लोगों के घर पर कैसे आ सकती है, सवाल है भाई। तो वो सभी परिवार वालों से उस वीणा के बारे में पूछता है, उसकी हिस्ट्री के बारे में। तो उसको एक बात पता चलती है कि वो सभी वीणा उन लड़कियों को अपने पापा की मौत से एक दिन पहले मिला था। सीताराम का फिर दिमाग खराब कि मतलब वो खूनी इस वीणा के जरिए क्या बताना चाहता है।
अगले दिन सीताराम इस केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है कि तभी इसी बीच उसको वेंकट नाम के आदमी के बारे में कुछ चीजें पता चलती है। पता क्या चलती है, मतलब उसकी भी कुछ समय पहले इसी तरह हत्या हो गई थी और यहाँ तक कि वेंकट की लाश के पास भी वही वीणा पाया गया था। और सीताराम समझ जाता है कि जरूर वेंकट का उस खूनी के साथ कोई ना कोई संबंध है। तो इसीलिए सीताराम वेंकट के केस के बारे में भी और जानकारी निकालने में लग जाता है कि चलो यहाँ से तो कुछ मिले। तो थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद उसको ये बात पता चलती है कि वेंकट का केस को सागर नाम के पुलिस ऑफिसर ने हैंडल किया था। तो फिर वो जाता है सागर के घर पर। सागर भी सीताराम के कहने पर वेंकट के बारे में सारी चीजें बता देता है। अब आ जाइए थोड़ा सा पास्ट में दोस्तों, मूवी पास्ट में जाती है, जहाँ हम पास्ट में श्रीनिवास नाम के लड़के को देखते हैं जो कि प्रिया नाम की लड़की से बहुत ही प्यार करता है। प्रिया भी श्रीनिवास को बहुत पसंद करती है, मगर क्या है ना, इस बारे में प्रिया के पापा को बिल्कुल भी खबर नहीं है। और एक दिन की बात है, श्रीनिवास प्रिया के साथ बैठकर बातें कर रहा होता है, पर तभी वेंकट उन दोनों को एक साथ बैठे हुए देख लेता है, जिसके बाद वेंकट ये सारी बातें जाकर प्रिया के पापा को बता देता है। प्रिया के पापा ये सुनकर बड़े गुस्सा हो जाते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, और गुस्से में प्रिया के पापा श्रीनिवास को बहुत मारने भी लग जाते हैं, यहाँ तक कि उस पर एक झूठा केस लगाकर उसको जेल में बंद करवा देते हैं। और फिर कुछ महीनों के बाद श्रीनिवास जेल से आजाद होकर अपने घर वापस आता है ना, तो वहाँ श्रीनिवास की मॉम उसको देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि दोस्तों अब भले ही झूठा केस हो, लेकिन श्रीनिवास की वजह से उनके परिवार की जो इज्जत थी वो नहीं रही, हर जगह बेइज्जती हो रही थी, जिस वजह से उसकी मॉम गुस्से में उसको घर से निकाल देती है। यार बताओ, इस तरह हर जगह से उसको निकाला हो जाता है। सभी गांव वाले भी उस पर बहुत हंसते हैं। अपनी इतनी बेइज्जती होता देखकर मन ही मन बहुत ही टूट जाता है बेचारा, और गुस्से में वो वेंकट से अपनी बेइज्जती का बदला लेने का फैसला करता है, क्योंकि श्रीनिवास की लाइफ में जो भी हुआ उसका जिम्मेदार सिर्फ वेंकट था। और दोस्तों एक रात जब वेंकट ड्रिंक करके अपने घर जा रहा होता है, तभी रास्ते में वेंकट को जंगल के पास वाले घर से कुछ अजीबोगरीब आवाज आती है। वेंकट भी सुनकर हैरान हो जाता है कि हो क्या रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सब श्रीनिवास का प्लान था। तो जैसे ही वेंकट उस आवाज का पीछा करते करते घर के पास आता है ना, उसी समय श्रीनिवास सही मौके का फायदा उठाकर उसे घर में बंद कर देता है और गाँव में ये अफवाह फैला देता है कि वेंकट अपनी बेटी के साथ जबरदस्ती कर रहा है, जिस पर क्या होना था, सभी लोग श्रीनिवास की बातें मानकर भागते भागते घर के पास आते हैं। और दोस्तों जब गांव वाले वो घर खोलते हैं तो उन्हें उसके अंदर वेंकट के साथ साथ उसकी बेटी दिखाई देती है। अब ये देखकर सभी गांव वाले समझ जाते हैं कि जरूर वेंकट का अपनी बेटी के साथ कोई गलत संबंध है। ये बात हर जगह पूरे गांव में फैल जाती है, जिस वजह से पूरे गांव में वेंकट के परिवार की जो भी इज्जत थी मिट्टी में मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ वेंकट की बेटी भी दुखी होकर अपनी जान दे देती है, क्योंकि वो इतना बड़ा कलंक अपने सर पर लेकर नहीं जी सकती थी। लेकिन दोस्तों इतना कुछ करने के बाद भी श्रीनिवास का गुस्सा शांत नहीं होता, जिस वजह से वो आखिर में वेंकट को जान से मार डालता है। तो प्रेजेंट में ये सारी कहानी सुनकर सीताराम समझ जाता है कि जरूर श्रीनिवास ही असली खूनी है। और फिर क्या था, श्रीनिवास का पता लगाने के लिए वो उसके घर पे जाता है, सीताराम। तो श्रीनिवास की मॉम उससे साफ कह देती है कि मैं तो उसके बारे में कुछ जानती नहीं हूँ, हमने तो उसको कब का निकाल दिया था। लेकिन दोस्तों सीताराम को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता, तो वो श्रीनिवास के घर की तलाशी बहुत ही बढ़िया तरीके से लेता है। तो घर में मिलती है कैसेट, जिसके अंदर श्रीनिवास का चेहरा साफ साफ दिखाई देता है। और वहाँ श्रीनिवास का चेहरा देखते ही सीताराम अंदर से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि दोस्तों श्रीनिवास कोई और नहीं बल्कि उस डॉक्टर का असिस्टेंट था जो कि लाश का पोस्टमार्टम किया करता था। जिस वजह से सीताराम जल्दी से अपने ऑफिसर्स को श्रीनिवास का पता लगाने के लिए कहता है। जिसके बाद हम सीताराम को देखते हैं आगे, जो कि अपनी कार में बैठकर पुलिस स्टेशन जा रहा होता है। और तभी क्या होता है ना, उसे आता है कॉल कि सर हमें आपकी बहन के घर के पास वही वीणा रखी हुई मिली। बस सीताराम समझ जाता है कि जरूर वो खूनी मेरे जीजाजी को अपना अगला शिकार बनाने वाला है। जल्दी से वो अपनी बहन के घर पे जाता है और थोड़े टाइम के बाद वो अपनी बहन से जाकर कहता है कि आपके पति की जान को खतरा है। लेकिन सीमा तो उसकी कोई भी बात सुनने से मना कर देती है, क्योंकि मैंने ये पहले बताया था ना आपको, वो तो अपने परिवार के किसी भी सदस्य से मिलना नहीं चाहती थी, न ही उनकी बात सुनना चाहती थी। इसीलिए वो गुस्से में आकर उसे अपने घर से निकाल देती है और बेचारा सीताराम भी चुपचाप अपनी बहन की बात मानकर चला जाता है। लेकिन उसको अभी भी अपने जीजाजी की चिंता सता रही होती है कि कहीं उनके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, तो वो अपने ऑफिसर्स को शाम पर नजर रखने के लिए कह देता है। दूसरी तरफ पुलिस को एक शॉप की सीसीटीवी फुटेजेस मिलती है, जिसमें श्रीनिवास अपनी मॉम के लिए साड़ी खरीदते हुए दिखाई दे रहा है। और फुटेज को देखने के बाद सीताराम समझ जाता है कि ये श्रीनिवास की माँ झूठ कह रही थी, क्योंकि अगर श्रीनिवास की मॉम को अपने बेटे के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना होता तो बेटा अपनी माँ के लिए साड़ी क्यों खरीदता ना। सोचने वाली बात है। तो इसीलिए सीताराम अपनी टीम के साथ जल्दी से श्रीनिवास के घर पर जाने लग जाता है और श्रीनिवास पुलिस को घर की तरफ आते देखकर अब उसकी हालत खराब हो जाती है कि मैं गया काम से। पुलिस से बचने के लिए वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन आखिर में सीताराम कैसे भी करके उसको कर लेता है अरेस्ट। दोस्तों अगले दिन की बात है, पुलिस स्टेशन में सीताराम श्रीनिवास से पूछता है कि आखिर तुमने वेंकट को क्यों मारा। तब वो सारी सच्चाई बताते हुए कहता है कि सर मैंने वेंकट को नहीं मारा। और दोस्तों यहाँ पर पता चलता है कि उस रात जब श्रीनिवास वेंकट को मारने के लिए उसके घर गया था,
तो घर में वेंकट की लाश पड़ी हुई थी पहले से, जिसको देखकर श्रीनिवास डर गया और भाग गया वहां से। लेकिन उसी समय कुछ लोगों ने श्रीनिवास को वहां से भागते हुए देख लिया था और तभी से सभी गांव वाले वेंकट की मौत का जिम्मेदार श्रीनिवास को मानने लग जाते हैं। दोस्तों आगे चलकर श्रीनिवास पोस्टमार्टम का काम करने लग गया और जैसे ही उसके सामने वो हत्या वाली लाशें आती थी तो उसका तो डर के मारे रोंगटे खड़े हो जाते देखकर, क्योंकि जो भी लाश उसके पास आती थी, मतलब मर्डर वाली लाशें, उन पर बिल्कुल वैसे ही निशान बने होते हैं जैसे श्रीनिवास ने उस दिन वेंकट के शरीर पर देखे थे। तो इसलिए श्रीनिवास डर गया था, उसने वो काम छोड़ दिया, मतलब पोस्टमार्टम वाला। अब ये सारी कहानी सुनाने के बाद वो सीताराम से कहता है कि सर मुझे छोड़ दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन सीताराम उसको छोड़ने से मना कर देता है कि अभी रुक जाओ, क्योंकि भले ही अनजाने में ही सही पर श्रीनिवास के कारण एक बेकसूर लड़की की जान गई है, जिस वजह से वो हमेशा हमेशा के लिए अब जेल में कैद रहेगा। थोड़े टाइम के बाद एक ऑफिसर सीताराम को आकर बताता है कि सर श्रीनिवास ने तो जेल में खुदकुशी कर ली है। सीताराम भागते भागते जेल में जाता है और श्रीनिवास को मरा हुआ देखकर वो अलग ही मेंटल स्टेट में चला जाता है कि क्या हो गया यार ये। फिर उसकी लाश को भी पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। दूसरी तरफ हम सीमा को देखते हैं जो कि सीताराम से मदद मांगने के लिए उसके पास आती है, क्योंकि दोस्तों सच में उसका पति श्याम कहीं गायब हो गया है। और जब सीताराम को ये बात पता चलती है तो वो भी जल्दी हर जगह श्याम की तलाशी करने लग जाता है। साथ ही सीताराम ये बात बहुत ही अच्छे से जानता था कि जरूर उसी खूनी ने श्याम को किडनैप किया है, क्योंकि खूनी के अलावा कोई ये काम कर नहीं सकता। वो शहर के कोने कोने में श्याम को ढूंढ रहा होता है, मगर काफी ढूंढने के बाद भी उसको कुछ पता नहीं चलता। यहाँ तक कि दोस्तों खूनी ने श्याम के फोन की लोकेशन भी बदल दी थी, जिस कारण सीताराम चाहकर भी वो ट्रैक नहीं कर पाता। सीताराम सोच में पड़ जाता है कि आखिर श्याम को किडनैप किया तो किया किसने किया। और तभी अचानक से सीताराम को माया के बेटे शिव की याद आ जाती है। और दोस्तों जिस दिन सीताराम शिव से मिलने के लिए उसके घर पर गया था ना, तो वहाँ सीताराम को उसके घर पर वही वीणा रखी हुई दिखाई दी थी जो कि खूनी लोगों को मरने से पहले उनके घर पर छोड़ देता था या उनके जगह पे। साथ ही शिव की गाड़ी में भी पूरी तरह जंग लगा हुआ था। और जब सीताराम सभी क्राइम स्पॉट की सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है तो सीताराम को सभी सीसीटीवी फुटेजेस में सिर्फ शिव की गाड़ी दिखाई देती है जाते हुए। कमाल चीज हाथ लग गई। सीताराम समझ जाता है कि जरूर शिव ही खूनी है, जिस वजह से वो जल्दी से शिव के घर पर जाने लग जाता है। तभी हम घर पे शिव को देखते हैं जो कि श्याम को अपने घर में कमरे में बांध के रखा हुआ है। और इससे ये बात तो क्लियर है कि शिव ही वो खूनी है जो कि लोगों को मार रहा है। यहाँ दोस्तों हमें पास्ट में शिव के बारे में दिखाया जाता है और शिव कोई और नहीं बल्कि वेंकट का छोटा बेटा था। शिव की बहन राधा को बचपन से म्यूजिक सीखने का बहुत शौक था। साथ ही राधा बहुत ही अच्छा गाना गाया करती थी, लेकिन वहीं वेंकट को अपनी बेटी का गाना गाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, जिस कारण वो हमेशा म्यूजिक के चलते अपनी बेटी को मारा पीटा करता था। और फिर अपने पापा का ऐसा बर्ताव देखकर शिव भी अंदर से काफी ज्यादा दुखी हो जाता था कि क्यों कर रहे हैं पापा ऐसा। और फिर एक दिन शिव अपनी बहन के लिए घर पर एक प्यारा सा वीणा गिफ्ट लेकर आता है, लेकिन जैसे ही शिव घर के अंदर आता है तो वहाँ शिव को अपनी बहन की लाश लटकती हुई दिखती है। असल में राधा ने लोगों की बातों से तंग आकर यह कदम उठा दिया था। दोस्तों शिव अपनी बहन को मरा हुआ देखकर बिल्कुल टूट जाता है, जैसे कि उसमें प्राण ही ना हो। और इस चीज का जिम्मेदार वो मानता है तो अपने पापा को, क्योंकि वेंकट से परेशान होकर ही राधा ने अपनी जान दी थी और इसीलिए गुस्से में शिव अपने ही पापा को जान से मार डालता है। लेकिन इसके बावजूद किसी को भी शिव पे जरा भी शक नहीं हुआ था, जिसके बाद आगे चलकर माया शिव को गोद ले लेती है और अपने बच्चे की तरह उसको प्यार करने लगती है। शिव भी माया को अपनी माँ जैसा मानता था, लेकिन एक दिन तबीयत खराब होने के कारण माया की मौत हो जाती है और इस तरह माया के मरने के बाद शिव पूरी तरह से अकेला पड़ जाता है। और ऐसे कुछ दिनों के बाद शिव रोड पर कहीं जा रहा होता है, तभी रास्ते पर वो देखता है कि एक आदमी अपनी बेटी को जबरदस्ती म्यूजिक छोड़ने के लिए फोर्स कर रहा है। तो शिव को उस आदमी पर भी बहुत गुस्सा आता है। उसको उस आदमी में अपने पापा नजर आते हैं, क्योंकि उसके पापा भी अपनी बेटी को बहुत मारते थे ना म्यूजिक के लिए। तो शिव के मन में एक तरफ से इन लोगों के प्रति नफरत पैदा हो जाती है। इन लोग मतलब जो लोग अपनी बेटी को म्यूजिक सीखने से रोकते हैं। और यही नफरत आगे चलकर बदले की आग में बदल जाती है। वो अपने बदले की आग को पूरा करने के लिए लोगों की जान लेने लग जाता है। और अब हम देखते हैं प्रेजेंट में शिव को, और जैसे ही श्याम को मारने वाला होता है तभी वहाँ पे सही टाइम पर सीताराम आ जाता है। यहाँ पे इनके बीच में लड़ाई होती है, जिससे सीताराम के शरीर पर काफी चोटें आ जाती हैं दोस्तों, लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं हारता और शिव का डट के सामना कर रहा होता है। आखिर में बड़ी मुश्किल से वो शिव को मार देता है दोस्तों। उसको मारने के बाद अब जाकर सीताराम को चैन की सांस आती है, क्योंकि आखिरकार असली गुनहगार मारा गया। साथ ही सीमा भी पुरानी बातों को भुलाकर सीताराम को दोबारा से अपना भाई मान लेती है, उससे बातें करने लग जाती है। इस तरह दोस्तों सारी चीजें खत्म हुई, सब बढ़िया बढ़िया रह जाता है। आखिर में मूवी खत्म होती है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।